हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ यूनिवर्स। आज के लेक्चर 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रॉड। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई गलत फैक्ट बताकर या फिर कोई फैक्ट छुपाकर या फिर कोई डिसीव एक्ट कर कर कंट्रैक्ट करवा लेती है तो वह फ्रॉड माना जाता है। किसी भी कंट्रैक्ट की वैलिडिटी का बेस होता है फ्री कंसेंट। अगर कोई भी कंसेंट फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन करी जाती है तो ऐसा कंट्रैक्ट वॉइड माना जाता है एंड वह कंसेंट फ्री नहीं होती। सेक्शन 17 कहता है कि अगर कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को डिसीव कर या फिर किसी गलत इंटेंशन में लेकर उसको कोई कंट्रैक्ट करवा लेती है तो वह कंट्रैक्ट फ्रॉड के जरिए माना जाता है एंड ऐसी कंट्रैक्ट में कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती। लेट्स बी डिस्कस इट इन डिटेल। नाउ वी विल लुक एट द मीनिंग ऑफ द फ्रॉड कि फ्रॉड का क्या मीनिंग है। फ्रॉड का जनरल मीनिंग है कि पहले हम इसका जनरल मीनिंग देखेंगे, बाद में हम इसका लीगल मीनिंग देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इसका लीगल मीनिंग क्या डिफाइन किया गया है फ्रॉड का। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ अ जनरल मीनिंग, जानबूझकर धोखा देना सो दैट दूसरी पार्टी से कंसेंट लिया जा सके। सो स्टूडेंट्स, एसेंस ऑफ द फ्रॉड इज इंटेंशन टू डिसीव, मतलब धोखा देने की इंटेंशन होना जरूरी है। अगर धोखा देने की इंटेंशन नहीं होती तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन का केस बन जाता है। अगर कोई गलती हमने जानबूझकर नहीं की, विदाउट इंटेंशन करी है हमने कोई गलती, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन होती है। अगर किसी गलती के पीछे इंटेंशन छुपी होती है तो वो फ्रॉड माना जाता है। नाउ वी विल सी द लीगल मीनिंग ऑफ द फ्रॉड, मतलब डेलिब्रेट मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, जिसका पर्पस होता है दूसरी पार्टी को कंफ्यूज करके उसकी कंसेंट को लेना। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस देखा है, मतलब फ्रॉड हमेशा इंटेंशनल होता है। अगर वही गलत बात गलती से बोली जाए तो वो फ्रॉड नहीं बल्कि मिसरिप्रेजेंटेशन होती है। नाउ वी विल सी द एसेंशियल्स ऑफ द फ्रॉड और द क्लोजेस ऑफ द सेक्शन 17। जो फ्रॉड के एसेंशियल्स है वो सेक्शन 17 के क्लोजेस में प्रोवाइड किया गए हैं। फर्स्ट इज फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट। फर्स्ट एलिमेंट कहता है कि जब एक पार्टी जानबूझकर झूठी बात बोलती है एंड किसी मटेरियल फैक्ट को हाइड करती है जिस मटेरियल फैक्ट से डिसीजन इफेक्ट होता है एंड जिसकी वजह से दूसरी पार्टी कंफ्यूज हो जाए एंड उसी कंफ्यूजन में आकर अपना कंसेंट देती है, तो ऐसा कंसेंट फ्री नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल, सेलर एक प्लॉट को बेचता है और कहता है कि इसकी रजिस्ट्री वैलिड है, जबकि प्लॉट की रजिस्ट्री पहले से ही किसी और के नाम पर थी। नाउ विल सी द सेकंड एलिमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट। मीन्स जब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जानबूझकर छुपाया जाए जिसमें ड्यूटी थी कि उस फैक्ट को बताना जरूरी था। मीन्स जो फैक्ट बताना जरूरी था उसी फैक्ट को हम छुपा लें। फॉर एग्जाम्पल, सेलर एक घर बेचता है लेकिन बताता नहीं कि उसके ऊपर बिजली बोर्ड का 10 लाख रुपए का बिल और ड्यू पेंडिंग है। थर्ड एलिमेंट इज प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, मतलब जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करे बट वो प्रॉमिस करते टाइम पहले पर्सन के माइंड में ऐसी इंटेंशन हो कि वो उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करेगा शुरू से ही। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कंट्रैक्टर पैसे लेकर कहता है कि बिल्डिंग बनाएगा लेकिन उसका प्लान ही फ्रॉड करके भाग जाने का था। फोर्थ एलिमेंट इज एनी अदर डिसेप्टिव एक्ट, ऐसा कोई भी एक्ट जो दूसरे को चीट करे और उसकी कंसेंट को ऑब्टेन कर ले थ्रू फ्रॉड, मतलब किसी एग्रीमेंट पर किसी पर्सन की कंसेंट धोखे से ले लेनी। फॉर एग्जांपल, डुप्लीकेट प्रोडक्ट को असली ब्रांड बताकर बेच देना। फिफ्थ एलिमेंट इज साइलेंस एज अ फ्रॉड, व्हेन ड्यूटी टू स्पीक एग्जिस्ट। स्टूडेंट्स, नॉर्मली साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना जाता, लेकिन अगर आपको लॉ या फिर रिलेशन के अकॉर्डिंग से फैक्ट डिस्क्लोज करना था और आपने छुपाया तो वो फ्रॉड होगा। मीन्स अगर कोई भी ऐसा फैक्ट है जिसको बताना आपकी ड्यूटी बनाई गई थी किसी भी लॉ के अंडर या फिर जो भी आप रिलेशनशिप में एंटर है उसके अंडर आपकी यह ड्यूटी थी कि यह फैक्ट आपको बताना ही बताना है, बट वो फिर भी आपने फैक्ट को छुपाया तो वो भी फ्रॉड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कंट्रैक्ट में अगर इंश्योर्ड पर्सन अपनी सीरियस इलनेस छुपाता है तो वो भी फ्रॉड है। सो स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ओब्री माई फिडाई, मीन्स कंट्रैक्ट ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। जैसे इंश्योरेंस कंट्रैक्ट मीन्स
साइलेंस एज अ फ्रॉड में एक डॉक्ट्रिन भी इन्वॉल्व होती है जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ ओविडियम फिडाई। मीन्स जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में गुड फेथ का होना जरूरी है एंड हम उस गुड फेथ की जगह बैड फेथ को फॉलो करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल लुक एट द इफेक्ट ऑफ द फ्रॉड कि फ्रॉड करने से कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी एंड लीगैलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट फ्रॉड के थ्रू लिया गया हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। मतलब जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है उसके पास ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का, क्योंकि फ्रॉड से लिया गया कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं माना जाता। नाउ वी विल डिस्चार्ज सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने डिस्कस बोलना था, डिस्चार्ज बोल दिया। कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसेंट होती है वो फ्रॉड के थ्रू ली गई है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है उस कॉन्ट्रैक्ट पर, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कि अंडर सेक्शन 19 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर यह कहा गया है कि जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। मीन्स चाहे अग्रीव्ड पार्टी की ऑप्शन पर होता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखना चाहती है या फिर कैंसिल करना चाहती है। सेकेंड इज राइट टू डैमेजेस। अगर कोई कंसेंट फ्रॉड से ऑब्टेन करी गई है तो उस केस में विक्टिम को कंपनसेशन क्लेम करने का भी राइट मिलता है। थर्ड इज कंसेंट नॉट फ्री। फ्रॉड से ली गई कंसेंट को लॉ वैलिड ही नहीं मानता शुरू से ही। फोर्थ इज रेस्टिट्यूशन। मतलब कोर्ट tries to shift the parties to its original position as the parties in the time before taking the consent by the fraud। मतलब कोर्ट जो है कोशिश करता है कि जिस स्टेज पर पार्टी कंसेंट लेने से पहले और कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले थी पार्टी को उसी पोजीशन पर दोबारा शिफ्ट करा जाए। फिफ्थ इज बार टू रेजिशंस। मतलब किस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कि यह पार्टी की ऑप्शन पर होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकती है या फिर कंटिन्यू भी रख सकती है। अब हम इसको देखेंगे कि कब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। फर्स्ट सिचुएशन इज अफर्मेशन। मतलब फ्रॉड पता चलने के बाद भी जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ उसने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू ही रखा। सेकेंड सिचुएशन इज जब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का टाइम निकल जाए, टाइम खत्म हो जाए, लैप्स ऑफ टाइम और ड्यू टू डिले। नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी राइट। मतलब अगर बोनाफाइड परचेजर्स के राइट इफेक्ट होंगे तो रेसिशंस लिमिट हो सकता है। मतलब अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है एंड उसके बोनाफाइड राइट्स इफेक्टेड हो रहे हैं तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की कैंसिल करने की परमिशन होती है वो लिमिट हो जाती है। इसमें हम देखेंगे कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रेस्टिट्यूशन। कई बार पार्टीज को वापस ओरिजिनल स्टेट में लाना पॉसिबल ही नहीं होता। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं जहाँ की पार्टी को हम ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं ला पाते। जैसे कि ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ A ਨੇ B ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਪਰਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਹ ਵੋਇਡ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੋ A ਨੇ B ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ B ਨੇ ਪੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੈਨ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ नहीं ਹੁੰਦਾ। स्टूडेंट्स हमने ऊपर जो जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं वो सेक्शन 19 के अंडर कवर किए जाते हैं कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट फ्रॉड के थ्रू ली जाती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर क्या क्या लीगल इफेक्ट पड़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक डिफेंस जो फ्रॉड के केस में मिलता है अंडर सेक्शन 19 में जो गिवन है। ऑर्डिनरी डिलीजेंस डिफेंस टू डिफेंस टू फ्रॉड विच इज गिवन अंडर द एक्सप्लॉयटेशन टू द सेक्शन 19। मतलब अगर कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन या साइलेंस एज फ्रॉड से आया हो और अग्रीव्ड पार्टी के पास ऑर्डिनरी डिलीजेंस से चेक करने का चांस था तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। अगर मीन्स किसी पार्टी के पास ऐसा चांस था कि वो उस कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर सकती थी अपनी सोच समझ से कि वो फ्रॉड से तो नहीं ली जा रही, तो ऐसे केस में अगर वहाँ पर उस पार्टी ने अपनी ड्यू डिलीजेंस अप्लाई नहीं करी तो पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है वो फ्रॉड का केस कोर्ट में नहीं कर सकती। ये डिफेंस एक्टिव फ्रॉड पर जनरली अप्लाई नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉड हमेशा पार्टी को दो ऑप्शन देता है, जहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर सकती है वो पार्टी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकती है, जहाँ फिर उसके लिए डैमेजेस को क्लेम कर सकती है कि उसको जो भी नुकसान हुआ वो फ्रॉड से कंसेंट लेने वाली पार्टी दूसरी नुकसान जिस पार्टी का नुकसान हुआ है उसको कुछ मनी और डैमेजेस पे करे जितना भी नुकसान हुआ है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द बर्डन ऑफ प्रूफ इन द फ्रॉड कि किस पर्सन पर फ्रॉड
को प्रूफ करने का बर्डन होगा। एज पर द जनरल रूल जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है उसी पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो कोर्ट में प्रूव करे कि फ्रॉडुलेंट एक्ट हुआ था, उसने उस पर रिलाय किया था। मीन्स जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ था उसने दूसरी पार्टी पर विश्वास किया था, रिलाय किया था और उससे नुकसान हुआ था क्योंकि उसने दूसरी पार्टी पर अगर ट्रस्ट करने की वजह से, रिलाय करने की वजह से उस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। एंड इंड्यूजमेंट से कंट्रैक्ट करवाया गया था, किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस में लेकर धोखे से कंट्रैक्ट करवाया गया था। स्टूडेंट यह तो था एज पर द जर्नल रूल। लेकिन अगर रिलेशन फिड्यूशरी एंड ट्रस्ट बेस्ड है, मीन्स दोनों पार्टीज के बीच में जो रिलेशन है वो फिड्यूशरी और ट्रस्ट बेस्ड है, तो बर्डन शिफ्ट हो जाता है स्ट्रॉन्गर पार्टी पर कि वो प्रूव करे कि अंडर इन्फ्लुएंस और फ्रॉड नहीं हुआ है। नाउ वी विल सी सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। स्टूडेंट्स अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ मीन्स प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पर कोर्ट कॉन्गजेंट एंड क्लियर एविडेंस मांगती हैं क्योंकि एलिगेशन सीरियस होते हैं। सेकंड इज फिड्यूशियरी रिलेशंस एंड स्पेशल कॉन्फिडेंस के केस में बर्डन शिफ्ट हो सकता है डोमिनेंट पार्टी पर कि वो दिखाएं कि कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है या फिर कोई भी अंडर इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट, ईमेल्स, एडवर्टीजमेंट, एक्सपर्ट रिपोर्ट्स कंडक्ट करना भी जरूरी है बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये सब एविडेंस बनते हैं। मीन्स किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं कलेक्ट करने, अपने पास रिस्टोर करके रखने जरूरी है, क्योंकि अगर कल को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चैलेंज हो जाए कोर्ट में तो वो एज अ एविडेंस वहाँ पर प्रूफ दिए जाए कोर्ट में। नाउ विल सी सम केस लॉज रिलेटेड टू इट। फर्स्ट इज डेरी वर्सेस स्पीक। इस केस में कोर्ट ने बोला कि फ्रॉड तभी होगा जब फॉल्स रिप्रेजेंटेशन नोइंगली विदाउट बिलीफ इन ट्रूथ या फिर रेकलेसली की गई हो। सेकेंड केस लो इज रंगा नाइकम्मा वर्सेस अल्बरसेटी। स्टूडेंट इस केस के रिलेटेड हमने एक प्रॉपर जजमेंट प्रिपेयर करी है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर देख सकते हो, जो कि अक्सर ही एग्जाम में पूछी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट की और इस केस में कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो फ्रॉड होता है दैट इज इक्वल टू कंसेंट ऑब्टेन बाय डिसेप्शन एंड दैट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट, क्योंकि अगर कोई भी कंसेंट डिसेप्शन धोखे से ऑब्टेन करी जाए वो वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाती, इसलिए वो फ्रॉड बन जाती हैं। नेक्स्ट वी विल सी एंड डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन द फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, कि फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जैसे कि किसी गलती के पीछे कोई इंटेंशन है उस गलत काम को करने की, तो वो फ्रॉड माना जाता है। अगर किसी गलती के पीछे उस गलती का पर्पस में कोई भी इंटेंशन नहीं होती तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन का केस बन जाता है। द डिफरेंसेस बिटवीन द फ्रॉड एंड द मिसरिप्रेजेंटेशन लाइज मेनली इन द इंटेंशन, नॉलेज एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। इन फ्रॉड द पार्टी नोइंगली मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट और कंसील्स अ मटेरियल फैक्ट विद द इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। मतलब फ्रॉड तब होता है जब एक पार्टी जानबूझकर फॉल्स स्टेटमेंट या किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपाती है सो दैट दूसरी पार्टी को धोखा दिया जा सके एंड उस धोखे की वजह से उसके किसी कंट्रैक्ट में कंसेंट को ऑब्टेन किया जाए, जहाँ एक डेलिब्रेटली डिसऑनेस्टली है। इसलिए फ्रॉड सीरियस ऑफेंसेस माना जाता है। इस केस में अग्रीव पार्टी को कंट्रैक्ट को रिसिंड करने का राइट भी होता है और साथ ही डैमेजेस को क्लेम भी कर सकती है जो लॉस उस पार्टी ने फ्रॉड कंसेंट देने की वजह से उठाए हों। अगर किसी को डिस्क्लोज करना लीगली जरूरी हो और वो छुप रहे, मतलब मैंने आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताने की ड्यूटी मेरे पर है अंडर द लॉ एंड मैं उस फैक्ट्स को बताने पर चुप रहती हूँ, तो वह साइलेंस भी फ्रॉड माना जाता है। जैसे कि फिड्यूशरी और ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन में फ्रॉड में क्रिमिनल एलिमेंट भी होता है क्योंकि इसमें डिसऑनेस्टी होती है, डिसऑनेस्टी का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट गुड्स को ओरिजिनल क्लेम करके बेचना भी फ्रॉड माना जाता है। एंड ऑन द अदर साइड मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में मिसरिप्रेजेंटेशन तब होती है जब फॉल्स स्टेटमेंट इनोसेंटली दी जाती है और पार्टी को सच्चाई का पता ही नहीं होता, यानी इंटेंशन टू डिसीव नहीं होता, मीन्स धोखा देने की इंटेंशन ही नहीं होती मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में। इसी केस में रेमेडी मेनली रिसेशंस ऑफ कंट्रैक्ट है, लेकिन जनरली डैमेजेस नहीं मिलते, सिर्फ नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन में एक्सेप्शंस हैं। मीन्स कौन कौन सी रेमेडी मिलेगी जो पार्टी इफेक्टेड हुई है मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से। सेकेंड इज साइलेंस। मिसरिप्रेजेंटेशन में गलती नहीं मानी जाती जब तक लीगल ड्यूटी ना हो बोलने की। थर्ड इज कि दूसरी पार्टी से
ऑर्डिनरी डिलीजेंस एक्सेप्ट की जाती है, मतलब फैक्ट्स को चेक करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीन्स जिस पार्टी के साथ धोखा हुआ है, जिस पार्टी का नुकसान हुआ है, उस पार्टी की ड्यूटी बनती थी कि वो फैक्ट्स को अच्छे से चेक करे, बट वो फिर भी उस फैक्ट्स को चेक नहीं करती, तो वहाँ पर वो पार्टी कोर्ट में मिसरिप्रेजेंटेशन का केस लेकर नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन कार का गलत मॉडल ईयर बता दे लेकिन सच में वो सही समझ रहा हो, जैसे कि मैं एक कार सेलर हूँ, मैं आपको किसी भी कार का कोई गलत मॉडल ईयर बता दूँ, पर मेरे बिलीव्स से मैं सच बोलती हूँ आप लोगों को, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड नहीं माना जाता। सो सिंपली स्टूडेंट्स, फ्रॉड्स में धोखा देने की इंटेंशन होती है, जिसकी वजह से सीरियस लीगल एंड क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस और आउटकम्स सामने आते हैं। एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में जो मिस्टेक होती है वो इनोसेंट होती है, वहाँ पर कोई भी धोखा देने की इंटेंशन नहीं होती, एंड इसमें कोई भी लीगल पनिशमेंट अराइजेस नहीं होती, हम इसमें कोई भी लीगल पनिशमेंट्स नहीं दे सकते, एंड दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। So students, up to here we have discussed overall the concept of fraud. Now we'll see some daily life examples of fraud. First is online shopping fraud. इस अगर ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के केसेस में सेलर ने ब्रांडेड शूज़ दिखाए, पेमेंट भी ले ली, पर जब उसने वो शूज़ डिलीवर किए, वो शूज़ डुप्लीकेट और लो क्वालिटी के शूज़ को डिलीवर कर देते हैं, जैसे कि हमने ऑलवेज ऑनलाइन शॉपिंग के केसेस में देखते हैं। सेकेंड इज बैंक एटीएम फ्रॉड। मीन्स कोई पर्सन कॉल करके आपको बैंक ऑफिसर बताता है और ओटीपी लेकर पैसे निकाल लेता है, जैसे कि ये ओटीपी वाला स्कैम तो मेनली चल रहा ही रहता है। आप सबको पता होगा कि मैं बैंक से कॉल कर रही हूँ, आपका कोई अकाउंट नंबर है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और प्लीज़ आप मुझे अपना ओटीपी बता दो, और कुछ लोग ना समझ होते हैं और वो अपना ओटीपी बता देते हैं, एंड वो फिर जो फेक बैंक ऑफिसर बनकर कॉल करते हैं वो सारे पैसे चुरा लेते हैं, निकाल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज एग्जाम जॉब स्कैम। किसी ने फेक रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई और लोगों से पैसा लेकर जॉब का प्रॉमिस कर भाग गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंश्योरेंस फ्रॉड। जैसे कि किसी भी पर्सन ने अगर अपनी कार की इंश्योरेंस करवाई हो, तो वो पैसे क्लेम करने के लिए या फिर कार की रिपेयर करने के लिए फेक एक्सीडेंट दिखाकर इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैरिज फ्रॉड। मैन एंड वुमेन अपनी आइडेंटिटी छुपाकर शादी करते हैं, जैसे कि वो दोनों मैन और वुमेन ऑलरेडी मैरिड होने के बाद भी अपने आप को अनमैरिड दिखाते हैं कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, कुंवारा या कुंवारी हूँ, बट वो ऑलरेडी मैरिड होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बिजनेस फ्रॉड। पार्टनर अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करके अपना सीक्रेट प्रॉफिट बना लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्री कंसेंट का फैक्टर फ्रॉड का कंसेप्ट ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी आर कंक्लूडिंग दिस कंसेप्ट। फ्रॉड एक डेलिब्रेट डिसेप्शन है जो किसी पर्सन को गलत बात पर ट्रस्ट करवा कर उसका नुकसान और अपना फायदा करता है। अकॉर्डिंग टू लॉ, फ्रॉड फ्री कंसेंट को खत्म कर देता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता। विक्टिम को राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मतलब रेसेशंस करे और डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकता है। फ्रॉड सिर्फ सिविल रॉन्ग ही नहीं बल्कि कभी कभी क्रिमिनल ऑफेंसेस भी बन सकता है अंडर आईपीसी, जो कि अब बीएनएस में इन्वॉल्व होता है, एंड उसके लिए पनिशमेंट भी डिफाइन की जाती है। सो स्टूडेंट्स, एट ओवरऑल फ्रॉड एक ऐसा धोखा है जो एक पार्टी जानबूझकर करती है दूसरी पार्टी को कंफ्यूज और मिसलीड करने के लिए। ये फ्री कंसेंट को डिस्ट्रॉय करता है और इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। इसका एसेंस है इंटेंशनल डिसेप्शन। स्टूडेंट्स, आपको रिवीजन के लिए लास्ट में मैंने कुछ नोट्स प्रोवाइड करे हैं बुलेट पॉइंट्स के बेसिस में। जो हमने ओवरऑल नोट्स कवर किए हैं यहाँ पर, वो बुलेट पॉइंट्स में मैंने प्रोवाइड करे हैं, आप देख सकते हो, एंड स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फॉर द रिवीजन पर्पज। सो स्टूडेंट्स, टुडे here we have completed the factor fraud which affects the free consent, and stay tuned with our channels for more legal topics and lectures, and channels को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी आप मैसेज कर सकते हो। पेज का लिंक मैंने बायो में दिया है, एंड आईडी नेम मैंने अभी मेंशन कर दिया है आपकी स्क्रीन पर, दैट इज लो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।